हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना यूनियन कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। हमने अपना यूनियन लेजिस्लेचर को बिल्कुल कंप्लीट फिनिश कर लिया अपनी पुरानी वीडियोस में। सो स्टेट लेजिस्लेचर को स्टार्ट करते हैं। जब हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था तो हमने यूनियन में पढ़ा था कि यूनियन सिर्फ बाईकैमरल हो सकता है। इंडिया में बाईकैमरल मैंडेटरी है, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लेकिन जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पर दिस इज नॉट मैंडेटरी टू हैव द बाईकैमरल। स्टेट आइदर कैन हैव यूनिकैमरल एज वेल एज द बाईकैमरल। स्टेट के पास यूनिकैमरल भी हो सकता है और बाईकैमरल भी। ये स्टेट की मर्जी है कि वो क्या रखना चाहती है, यूनिकैमरल या बाईकैमरल। यूनिकैमरल होगा तो होगी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। अगर वो बाईकैमरल होगा तो स्टेट में होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा एंड विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ये किस में लिख रहा है? ये लिख रहा है हमारे आर्टिकल 168 में, जो कि कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर होगी जिसमें विधानसभा प्लस गवर्नर हो सकते हैं या फिर विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर होंगे। ये लिख रहा है हमारे आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये चॉइस दी जाती है स्टेट्स को कि वो क्या चुनना चाहती हैं। या तो वो बाईकैमरल चुन सकती हैं, वो चाहे तो यूनिकैमरल भी चुन सकती हैं। हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने बाईकैमरल चुन रखा है। बाईकैमरल स्टेट्स हैं जो कि हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये सारी जो स्टेट्स हैं ये सारी की सारी बाईकैमरल स्टेट्स हैं। इसमें पहला जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, बट अब वो चूँकि वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, अब वो इसमें नहीं आता। ठीक है, इसमें एक याद रख लेना, दैट इज द रूल ऑफ 89, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस है ये। से जो भी यूनियन के आर्टिकल्स होंगे, जो भी यूनियन वाले आर्टिकल्स होंगे, उनमें हम +89 कर देंगे तो हमारे वही आर्टिकल स्टेट के हो जाएंगे। कुछ हद तक ये सही बैठती है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था 79, आर्टिकल 79, जो कि पार्लियामेंट के बारे में बात करती है कि पार्लियामेंट होगी, उस पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा होगी। उसमें 89 जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा आर्टिकल 168, जो कि ये बोलता है कि एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी जिसमें गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद होगा। ऐसे ही आर्टिकल अगर हम 74 की बात करें तो आर्टिकल 74 बोलता है कि पीएम, एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हेडेड बाय द पीएम। और इसमें अगर हम 89 ऐड करेंगे दैट इज 163, और आर्टिकल 163 बोलता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हेडेड बाय द सीएम। ऐसे ही अगर हम 105 की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि 105 में पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस दे रखे हैं वो हैं, उसमें हम अगर 89 ऐड करते हैं तो 194 ऐड आता है। और 194 में स्टेट जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस दे रखे हैं। सो अगर आपको एक भी याद है, यूनियन वाले याद हैं 3, तो आपको 3 स्टेट वाले भी याद हो जाएंगे 89 प्लस करने के बाद। सो स्टेट लेजिस्लेचर में अगर 2 आती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो हमें दोनों पढ़नी है। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और तो विधान सभा। ओके, सो सबसे पहले विधानसभा, सेम हम इसको लिख सकते हैं सेम एज द लोकसभा। जितना इम्पोर्टेंस यूनियन लेवल पर लोकसभा का है, इतना ही इम्पोर्टेंस स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली और तो विधानसभा का है। ठीक है,
सो लोकसभा में हमने पढ़ा था, लोकसभा इज नोन एज द पॉपुलर हाउस. इट हैज़ द पावर ऑफ पर्स. इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल्स, लोकसभा के. ठीक है. हमने पढ़ा था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर होगा, अगर स्पीकर नहीं होगा देन डिप्टी स्पीकर होगा. हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट को मेजोरिटी चाहिए इन द लोकसभा. हमने पढ़ा था जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा. ठीक है. इसका हमने जो टर्म पढ़ा था वो यूजुअली 5 years पढ़ा था, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकता है. अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो 5 year से लेस हो सकता है. अगर गवर्नमेंट में इमरजेंसी लगा देती है, नेशनल इमरजेंसी लगा देती है, अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, तो क्या होता है, तो भी इसको 1 करके एक्सटेंड किया जा सकता है. इसके टेन्योर को हमने पढ़ा था ये. ठीक है. इसके अलावा हमने पढ़ा था इसकी जो क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी लोकसभा मेंबर की क्वालिफिकेशंस होंगी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो, उसकी जो एज है वो 25 years ऑफ एज से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. इसके अलावा और बाकी की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट में बाय लॉ उसको डिक्लेयर करती है. ठीक है. इसके अलावा हमने पढ़ा था नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation. That is the appropriation of the Lok Sabha. That is the power of purse. पावर किसके पास है, सारी लोकसभा के पास. ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था. और दैट इज द सेम एग्जैक्टली इन द विधानसभा. ये बिल्कुल सेम है विधानसभा में भी. विधानसभा एक पॉपुलर हाउस है, इसके पास पावर ऑफ द पर्स है. ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोला जाता है. ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 178 में. इस गवर्नमेंट को मेजोरिटी चाहिए इन द विधानसभा. जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हैं टू द विधानसभा. उनका टर्म जो है वो यूजुअली 5 years होता है, बट अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो 5 years से कम हो सकता है. और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर गवर्नमेंट अपने टेन्योर को बढ़ा भी सकती है. ये लिखा हुआ है आर्टिकल 172 क्लॉज 1 में. उसका टेन्योर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 172 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है. इसके अलावा इसकी क्वालिफिकेशंस हैं ये लोकसभा के मेंबर की भी सेम क्वालिफिकेशन है, विधानसभा के मेंबर की भी वही क्वालिफिकेशन है जो लोकसभा के मेंबर की है. नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड में से नहीं निकाल सकते एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द विधानसभा. तो जहाँ जहाँ पर लोकसभा लिख रहा है वहाँ वहाँ पर विधानसभा करके इसको सही कर लेंगे. एंड देन लोकसभा इज बराबर टू विधानसभा. एक जगह पर लोकसभा और विधानसभा अलग है. दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, क्योंकि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में होती है. स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है हर स्टेट की वो अलग अलग होगी. जबकि जो हमारी लोकसभा है वो सिर्फ यूनियन लेवल पर है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ एक है. 60 to 500 वेरीज करती है इन द डिफरेंट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. 60 से लेकर 500 तक हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली की. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट आता है दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव
काउंसिल यानी कि विधान परिषद। विधान परिषद, दिस इज द अपर हाउस। ये क्या है? इट इज मोर लाइकली द राज्यसभा। ये राज्यसभा की तरह है। जैसे कि राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, इसको भी अपर हाउस बोला जाता है। इसके अलावा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, प्लस कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं। राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि विधान परिषद में नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर होते हैं। दिस इज द परमानेंट हाउस। ये क्या है? परमानेंट हाउस है। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 172 का क्लॉज 2। इसका जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो चेयरमैन होंगे, एंड अगर चेयरमैन नहीं हुए तो डिप्टी चेयरमैन होंगे। इसकी जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स है, प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्लस वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो पार्लियामेंट में बाय लॉ बनाता है। टर्म इसका हर एक मेंबर का 6 ईयर है। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ये जो क्वालिफिकेशंस हैं इसकी, ये लिखी हुई हैं आर्टिकल 173। आर्टिकल 173 में क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 173 से आती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रॉम द राज्यसभा, दैट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधान परिषद इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो डिप्टी चेयरमैन हो, वो सब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे। यानी कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होता था दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता था, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही क्या बन जाएगा? वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा ऑफ द राज्यसभा। बट विधान परिषद में ऐसा नहीं होता। विधान परिषद में लोग खुद अपने आप से इलेक्ट करते हैं, और जो उसका चेयरमैन होता है वो मेंबर होता है विधान परिषद का, मेंबर ऑफ द विधान परिषद। जबकि राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर नहीं होता ऑफ द राज्यसभा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड हियर इट इज अ मेंबर ऑफ द विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो कैन नॉट बी लेस देन 40, कैन नॉट बी लेस देन 40 और more than 1/3 of the total membership of the legislative assembly of that state। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 171 में। आर्टिकल 171 क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे वो एक तो 40 से कम नहीं हो सकते, 40 से ज़्यादा ही होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। दूसरा, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो 1/3 मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी लेस देन 40 और मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो हमने राज्यसभा में देखा है कि जो 12 मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट फ्रॉम द 4 कैटेगरीज, राइट। हमने देखा था ये अच्छी तरीके से कि 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें से 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लाइक लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये 4 कैटेगरीज हैं जहाँ से लोग राज्यसभा में आ सकते हैं। बट इन द विधान परिषद में 5 कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ से लोग
विधान परिषद में आ सकते हैं। दैट इज द कोऑपरेटिव मूवमेंट, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड द सोशल सर्विस। इसको हम क्लास से याद रख सकते हैं, CLASS, कोऑपरेटिव मूवमेंट, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, एंड इसको हम लास्ट से याद रख सकते हैं, LASS। ठीक है, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस एंड साइंस। तो विधान परिषद में ये कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये जुड़ जाता है, इसको याद रखना। विधान परिषद में मेंबर्स आते हैं, वो आते हैं 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 मेंबर्स इस तरह से आते हैं विधान परिषद में। दैट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द राज्यसभा। सो 1/3 मेंबर्स आते हैं इलेक्टेड बाय द MLAs ऑफ दैट स्टेट्स विधानसभा। जो 1/3 मेंबर हैं उनको MLA इलेक्ट करते हैं। 1/3 मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय द MLAs ऑफ दैट स्टेट्स विधानसभा। ठीक है, बाकी के जो 1/3 मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज। उस स्टेट की जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत वगैरह हो गई, ये सब क्या है, लोकल बॉडीज हैं उस स्टेट की, उनके द्वारा चुने गए मेंबर्स हैं, वो 1/3 मेंबर्स आएंगे विधान परिषद में। 1/12 जो मेंबर्स आएंगे वो टीचर्स इलेक्ट करके भेजेंगे। टीचर्स भी कैसे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल एंड हाई लेवल, या तो सेकेंडरी स्कूल या फिर उससे बड़े जो टीचर्स हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे 1/12 मेंबर्स को, वो आर द रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट, जो कि इस स्टेट के रेसिडेंट भी होंगे। ठीक है, 1/12 ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 2 years ऑफ स्टैंडिंग एंड द रेसिडेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 2 year स्टैंडिंग, यानी कि 2 साल या तो वो कंप्लीट कर लिया हो या 2 साल अभी चल रहे हों और रेसिडेंट हो इंडिया का, स्टेट का, सॉरी, रेसिडेंट हो वो उस स्टेट का, तो वो 1/12 मेंबर्स इलेक्ट करवा सकता है। 1/6 आर nominated by the गवर्नर। 1/6 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द गवर्नर, वो भी 5 कैटेगरीज से सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दैट इज द कोऑपरेटिव मूवमेंट, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस। ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें से 1/6 मेंबर सेलेक्ट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ में आया होगा। जब भी हम विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद को हम विधान परिषद को विधानसभा डिसॉल्व तो नहीं कर सकती, बट ये डिमोलिश हो सकती है। ये क्या हो सकती है, इट कैन बी डिमोलिश बिकॉज इट डजेंट रिप्रेजेंट द फेडरलिज्म। हम राज्यसभा को डिमोलिश या डिसॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी जो राज्यसभा है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया i.e. द फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसलिए हम इसको डिसॉल्व या डिमोलिश नहीं कर सकते, जबकि विधान परिषद को डिमोलिश किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, विधानसभा को, जैसे कि कोई भी विधानसभा है किसी भी स्टेट की है, वो अगर यूनिकैमरल है, वो क्या है, यूनिकैमरल है, एंड वो चाहती है कि उसे बाईकैमरल बनना है।
उसे क्या बनना है, बाइकैमरल बनना है। तो जो विधानसभा है वो क्या करेगी, वो एक रिजोल्यूशन पास करेगी, वो करेगी एक रिजोल्यूशन पास करेगी। रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए, देन इसको भेज दिया जाएगा टू द पार्लियामेंट, देन इसको सेंड कर दिया जाएगा, सेंड टू द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट मस्ट पास इट बाय एन सिंपल मेजोरिटी, यानी कि एक इसको ऑर्डिनरी लॉ बनाकर पास कर देना नेसेसरी है। ऑर्डिनरी लॉ अगर स्टेट से पास हो चुका है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से स्टेट से पास हो चुका है, तो वो पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देगी, तो जो यूनिकैमरल स्टेट है वो बाइकैमरल बन जाएगी। ऐसे ही अगर कोई स्टेट बाइकैमरल है, अगर उसको यूनिकैमरल बनना है, उसको दोबारा से यूनिकैमरल बनना है, तो भी वो क्या करेगी, तो भी वो सेम प्रोसेस रिपीट करेगी, एक रिजोल्यूशन लेकर आएगी, एक मोशन लेकर आएगी विधानसभा में। सो उसमें क्या होगा, उसमें 2/3 जो मेजोरिटी है ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजोरिटी प्लस द एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वो पास करवाएगी उस रिजोल्यूशन को। जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी और 2/3 वोटिंग ऑफ प्रेजेंट एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा, देन वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, एंड पार्लियामेंट मस्ट पास इट बाय द ऑर्डिनरी लॉ। पार्लियामेंट इसको ऑर्डिनरी लॉ से पास करनी चाहिए, दैट इज द सिंपल मेजोरिटी। अगर पार्लियामेंट इसको पास नहीं करती है या फिर पार्लियामेंट इसको विदहोल्ड कर लेती है, तो फिर जो यूनिकैमरल स्टेट है या फिर जो बाइकैमरल स्टेट है, वो जो भी बनना चाहती है वो नहीं बन पाएगी। यूनिकैमरल अगर बाइकैमरल बनना चाहती है, अगर बाइकैमरल यूनिकैमरल बनना चाहती है, तो वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, नहीं बन पाएगी। ठीक है, सो फाइनल डिसीजन हमेशा पार्लियामेंट का ही होता है। ये स्टेट के पास चॉइस तो है कि वो यूनिकैमरल बनना चाहती है तो यूनिकैमरल बन सकती है, अगर बाइकैमरल बनना चाहती है तो बाइकैमरल बन सकती है, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्टेट का ना होकर के पार्लियामेंट का है। काफ़ी सारे ये जो प्रोसेस है, जैसे यूनिकैमरल से बाइकैमरल बनना, बाइकैमरल से यूनिकैमरल बनना, ये स्टेट कितनी भी बार दोहरा सकती है। अगर 50 बार चाहे तो 50 बार एक स्टेट यूनिकैमरल से बाइकैमरल और बाइकैमरल से यूनिकैमरल बन सकती है, कितनी भी बार, अनलिमिटेड टाइम तक इसको रिपीट कर सकती है, अनलेस उसको क्या चाहिए, पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए। स्टेट कैन डू इट मल्टीपल टाइम। जब भी हम विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद में हम देखते हैं कि विधानसभा प्लस विधान परिषद ये डबल हाउस हो जाते हैं। डबल हाउस मीन्स डबल एक्सपेंसेस, डबल एक्सपेंडिचर। डबल हाउस हो जाएंगे, इसका मतलब है डबल खर्चे भी बढ़ जाएंगे, राइट। और प्लस में अगर आपको कोई लॉ पास करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। एक पॉइंट तो इसके नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि अगर विधान परिषद भी होती है विधानसभा के साथ साथ स्टेट में, तो इसके नेगेटिव पॉइंट ये हो सकते हैं कि 2 हाउस की वजह से एक्सपेंडिचर भी डबल हो जाता है और स्टेट पे थोड़ा बर्डन आ जाता है। इसके साथ साथ अगर लॉ पास करना है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि अगर लॉ पास करना है उसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस मीन्स मोर चेक एंड बैलेंस। कोई अकेली एक मर्जी नहीं है, दोनों की सहमति होनी चाहिए।
तो ज़्यादा चेक एंड बैलेंस का आ जाता है। ठीक है, ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन द स्टेट legislature. Legislative process in the state legislature, this is our next topic. ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि जब हमने लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन द यूनियन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस पास्ड बाय द लोकसभा और द राज्यसभा प्लस लोकसभा एंड एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें भी सेम यही रहने वाला है। कोई भी बिल जब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उसको विधानसभा या फिर विधानसभा प्लस विधान परिषद पास ना कर दे और प्रेसिडेंट की एसेंट ना ले ले, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा। स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखना, ऑर्डिनरी बिल पास कर सकती है, ऑर्डिनरी बिल पास कर सकती है। इसके अलावा वो मनी बिल भी पास कर सकती है, बट कभी भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने का जो अधिकार है वो केवल यूनियन के पास है, स्टेट के पास नहीं है। हम जब पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट में हमने पढ़ा कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल आया, ऑर्डिनरी बिल जब आता है तो लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल्स पावर होती हैं, राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर होती हैं। इट डजेंट मैटर कि जो इंट्रोड्यूस है बिल वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, किसी भी हाउस से हो जाए उसको दूसरे हाउस से पास होना ही पड़ता है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट जब हम स्टेट में बात करते हैं ना, तो स्टेट में ये मैटर करता है कि वो विधानसभा से पास हो रहा है या फिर विधान परिषद से पास हो रहा है, क्योंकि दोनों जो हाउस है इनकी अनइक्वल पावर है, इनकी इक्वल पावर नहीं है जैसे राज्यसभा और लोकसभा की है। अगर विधानसभा ने इंट्रोड्यूस किया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विधानसभा ने इंट्रोड्यूस किया बिल को, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम अच्छे से। विधानसभा ने अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली डिबेट होगा, डिस्कशन होगा एंड देन वोटिंग होगी। अगर वो पास हो जाता है तो वो जाएगा विधान परिषद के पास। कहाँ जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद में भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा एंड देन वोटिंग होगी, और वोटिंग में भी अगर वो पास हो जाता है तो वो जाएगा गवर्नर के पास फॉर हिज और हर एसेंट, और गवर्नर का एसेंट मिलते ही वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, बिल बन जाएगा लॉ। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अगर विधानसभा ने बिल को पास किया और उसको भेज दिया विधान परिषद के पास, बट विधान परिषद ने या तो उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर उसको सेंट बैक टू द विधान परिषद विद सम रिकमेंडेशन, विधानसभा विद सम रिकमेंडेशंस। विधानसभा ने पास किया, विधान परिषद ने या तो उसे रिजेक्ट कर दिया या फिर विधानसभा के पास दोबारा भेज दिया विद सम रिकमेंडेशन, कुछ रिकमेंडेशन दे दी कि इसमें वो ये चेंज कर दो, लेकिन विधानसभा इस पर एग्री नहीं हुई, लेकिन विधानसभा इस पर एग्री नहीं होती है। या फिर तीसरा है कि विधान परिषद इसको विदहोल्ड कर ले फॉर द 3 मंथ, 3 महीने के लिए इस पर ना तो उसे रिजेक्ट करे ना ही उसको रिकमेंडेशन के लिए दोबारा भेजे या फिर उसको पास भी ना करे, 3 महीने तक उसको विदहोल्ड कर ले, तो क्या होगा? तो कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा था, यूनियन पार्लियामेंट जब हम पढ़ रहे थे, यूनियन लेजिस्लेचर जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो
प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जॉइंट सेशन बुला सकता है, उसके पास ये पावर है जॉइंट सेशन बुलाने का। बट देयर इज नो जॉइंट सेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी जॉइंट सेशन नहीं होते। अब विधानसभा क्या करेगा, विधानसभा रीपास करेगा इस बिल को रीपास करेगा एंड दोबारा से किसके पास भेजेगा, उसको दोबारा से भेजेगा विधान परिषद के पास। एंड विधान परिषद के पास अब केवल सिर्फ 1 महीना है, या तो वो पास कर दे इस बिल को, अगर उसने पास नहीं किया तो वो 1 महीने बाद डीम्ड टू बी पास, यानी कि खुद ही पास हो जाएगा। सो जॉइंट सेशन की जगह डेडलॉक की कंडीशन अगर हो तो जॉइंट सेशन ना होकर के क्या होगा, 1 महीने वाला काम चलेगा। अगर विधानसभा उसको रिपास करती है बिल को तो विधान परिषद के पास 1 महीना है, अगर 1 महीने में या तो उसे पास कर दे, अगर उसने पास नहीं किया तो वो खुद ब खुद पास हो जाएगा। सो द विधान परिषद कांट रिजेक्ट द बिल, विधान परिषद रिजेक्ट नहीं कर सकती है बिल को, इट ओनली डिलेज द बिल। ठीक है, वो डिले तो कर सकती है बट रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो और मैक्सिमम कितना अगर डिले कर सकती है, वो मैक्सिमम 4 मंथ डिले कर सकती है। ठीक है, 3+1, 3 महीने वो शुरुआत किया और लास्ट का 1 महीना वो डिले कर सकती है। इसके बाद वो गवर्नर के पास चला जाएगा फॉर द असेंट, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लॉ। दूसरी कंडीशन आती है, अगर विधान परिषद बिल को इंट्रोड्यूस करती है तो उस पर होगी डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग एंड इसको पास करती है एंड देन सेंड करती है टू द विधानसभा। विधानसभा में भी इसके ऊपर होगी डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग एंड विधानसभा क्या करेगी, उसको पास कर देगी और गवर्नर को फॉर द असेंट भेज दिया जाएगा। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर विधान परिषद पास करके उसको भेजती है विधानसभा को, लेकिन विधानसभा क्या कर देती है, विधानसभा रिजेक्ट कर देती है इसको, देन द बिल विल बी ट्रैश्ड, बिल क्या हो जाएगा, ट्रैश हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इट कांट बिकम अ लॉ। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विधानसभा के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द विधान परिषद, क्योंकि अगर विधान परिषद अगर किसी लॉ बिल को पास करती है तो वो लॉ तब तक नहीं बन पाएगा जब तक विधानसभा की परमिशन ना हो, जब तक वो विधानसभा के पास ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विधान परिषद है उसका रोल राज्यसभा से डिफरेंट है, उसका रोल राज्यसभा जैसा नहीं है, क्योंकि जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा का रोल इक्वल हो जाता है इन द केस ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, बट स्टेट लेवल पर विधान परिषद और विधानसभा का जो रोल है वो सेम नहीं होता है। इसलिए हम विधान परिषद को सेकेंडरी हाउस बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को हम सेकंड हाउस बोलते हैं, ना कि सेकेंडरी हाउस। अगर हम मनी बिल की बात करें तो लोकसभा विधानसभा के बराबर है मनी बिल में और राज्यसभा के बराबर है विधान परिषद। नो ग्रांट्स ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कैन बी मेड विदाउट द ड्यू एप्रोप्रिएशन टू द विधानसभा, विधानसभा के बिना कोई भी फंड नहीं दिया जा सकता। और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द विधानसभा, जैसे कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है केवल, ऐसे ही स्टेट में विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। विधान परिषद का जो रोल है वो यहाँ पर भी एक फॉर्मल रोल है, जैसे कि राज्यसभा का एक फॉर्मल रोल होता है। इसके पास केवल 14 डेज होते हैं टू आइदर पास और रिकमेंडेशन, या तो उसको पास कर दे या कुछ रिकमेंडेशन दे दे, बट दिस रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग टू द विधानसभा। एंड हेयर द गवर्नर कांट यूज द वीटो पावर, गवर्नर वीटो पावर भी यूज नहीं कर सकता। एंड
जो विधानसभा का स्पीकर होता है उसको ये सर्टिफाई करना होता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। विधानसभा, हम कह सकते हैं कि विधानसभा हैज़ द पावर ऑफ द पर्स। पावर ऑफ पर्स किसके पास है? विधानसभा के पास है। सो मनी बिल के केस में विधानसभा और लोकसभा सेम है एंड विधान परिषद और राज्यसभा बिल्कुल सेम है, दोनों की सेम पावर है, सेम काम है। एंड गवर्नर इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।